Dear friends, students, and all who are listening me, I am Professor Muhammad Ahmed from the Faculty of Law, University of Lucknow, New Campus. I am going to share the knowledge in the field of UP Revenue Act 2006. प्रिय मित्रों, दोस्तों, छात्रों और जो कोई भी मुझे सुन रहा है, मैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत जो भी विभिन्न मुख्य परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान करने जा रहा हूं। और इसमें चूंकि इससे पूर्व में हमने बहुत सी परिभाषाएं अपने इस YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है, अब मैं आगे की परिभाषाओं को कंटिन्यू करता हूं। इसमें कलेक्टर शब्द की परिभाषा दी गई है। कलेक्टर शब्द को कैसे तात्पर्य है कि कलेक्टर किसे कहते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कलेक्टर किसे कहते हैं, ये परिभाषित किया गया है। संहिता की धारा 12 के खंड 1 के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी, जो कि राजस्व प्रशासन का प्रभारी अधिकारी होगा। कलेक्टर की परिभाषा में संहिता की धारा 12 के खंड 2 में नियुक्त एक या एक से अधिक जो अपर कलेक्टर भी होगा, और वो भी उसके अलावा ये कहा गया कि इसके अतिरिक्त वह प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर, जिसे कलेक्टर के संपूर्ण अथवा आंशिक कृत्यों के निष्पादन हेतु अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने सशक्त किया हो, वह भी कलेक्टर होगा। उसके बाद हम आते हैं, यानी कि ये बात किस में कही गई है, जो डिफिनीशन क्लॉज है उसकी सेक्शन 4 के खंड 5 के अंतर्गत ये बात कही गई है। अब आता है संचित गांव निधि, जिसको कि समेकित गांव निधि या संचित गांव कोष भी कहा जाता है। संहिता के अध्याय 8 धारा 69 के अधीन गठित संचित गांव निधि होगी। इसका गठन प्रत्येक जिले के लिए किया जाएगा तथा इसमें धारा 4 के खंड 5 के अंतर्गत पहला, इस संहिता के अधीन वे समस्त धनराशियां जो कि संहिता की धारा 67 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिकर के रूप में प्राप्त की जाती हैं, एकत्र की जाएंगी। दूसरा, धारा 69 के खंड 2 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्राप्त सभी अंशदान, यानी कलेक्टर को जो भी अंशदान मिलेगा वो भी इसमें रहेगा। तीसरी बात जो कही गई है कि ऐसी अन्य धनराशि भी संचित गांव निधि होगी जैसा चिन्हित किया जाए। समेकित संचित गांव निधि को प्रशासक कलेक्टर होगा तथा निधि का प्रयोग धारा 69 के खंड 3 के उद्देश्य हेतु किया जाएगा। ये तो हो गई कलेक्टर और संचित गांव निधि की बात। अब इस अधिनियम में परिवार शब्द को भी व्याख्यात किया गया है कि परिवार किसे कहते हैं या परिवार क्या है। परिवार को धारा 4 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है, उसके आधार पे अगर हम देखें तो पाते हैं कि धारा 4 के खंड 10 में किसी भू खातेदार के संबंध में परिवार का तात्पर्य जैसे कि स्थिति हो, स्वयं पुरुष अथवा स्त्री और उसकी पत्नी या पति, न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति से भिन्न या अलग, अवयस्क पुत्रों तथा विवाहित पुत्रियों से भिन्न वयस्क पुत्रियों से है। यानी कि जो विवाहित पुत्रियां हैं और जो विवाहित पुत्र हैं, उनसे अलग हट करके सिर्फ वयस्क पुत्रियों से की बात कही गई है। उपरोक्त यानी कि जो ये परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा के अनुसार परिवार में दंपति, पति एवं पत्नी, पति की पत्नी या पत्नी का पति सम्मिलित किए गए हैं। अवयस्क पुत्र व अविवाहित पुत्रियां भी परिवार की परिभाषा में सम्मिलित हैं। यानी कि ऐसे पुत्र
जो अवयस्क हों उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इस परिभाषा में वो पुत्रियां भी सम्मिलित हैं जो अविवाहित हैं, यानी कि विवाहित पुत्रियां या वयस्क पुत्र परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। निरसित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 खंड 2 इसको 1974 के संशोधन के उपरांत में अंतरिति का पति या पत्नी जैसा हो तथा उनके अवयस्क बच्चे, यदि अंतरिति एक अवयस्क हो तो उसके पिता एवं माँ को उसके परिवार का सदस्य माना जाएगा। धारा 154 का परंतुक में वर्णित था, यानी कि ये परिभाषा जो हमारी जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 था, उसमें की धारा 154 के परंतुक में वर्णित था। परिवार के संदर्भ में धारा 4 के खंड 3 यानी कि इस अधिनियम की धारा 4 के खंड 3 के परंतुक में प्रयुक्त शब्द अवयस्क को परिभाषित नहीं किया गया है। निरसित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 3 खंड 27 का संदर्भ लेने पर यह स्पष्ट होता है कि अवयस्क का वही अर्थ होगा जैसा उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में वर्णित है। यानी कि अवयस्क से तात्पर्य वही है कि जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में वर्णित है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 4 के खंड 5 के अनुसार अवयस्क वह व्यक्ति है जो कि वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अंतर्गत वयस्कता प्राप्त नहीं कर सका है। वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 में व्यक्ति वयस्क है जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, अथवा वे व्यक्ति जिनके लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति की गई है और उन्होंने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। अतः उपरोक्त आधार पर धारा 4 के खंड 10 के परंतुक में लिखित शब्द अवयस्क वह व्यक्ति होगा जिसने पहला 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, अथवा दूसरा यदि उसका संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसकी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। अब हम आते हैं बाघ भूमि की परिभाषा, यानी कि बाघ भूमि किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 2006 के अंतर्गत बाघ भूमि, तो इस अधिनियम की धारा 4 के खंड 11 के अंतर्गत बाघ भूमि किसी जोत के उस विनिर्दिष्ट भाग को कहते हैं जिसमें वृक्षारोपण इस प्रकार हो कि उस कारण भूमि या उसका कोई समुचित भाग किसी अन्य उपयोग का न रह गया हो और न ही रह जाए, अथवा रोपित वृक्ष विकसित होने पर एक बाग का रूप धारण कर ले तथा भूमि का प्रयोग किसी अन्य के उपयोग हेतु न किया जा सके। यद्यपि भूमि या समुचित भाग पर यदि पपीता, अंगूर या केले के वृक्ष लगे हों तो उन्हें बाग नहीं माना जाएगा। यानी कि पपीता, अंगूर, केले के वृक्ष इस तरह के फलों के लगे हों तो वो बाग के अंतर्गत नहीं है। भूमि बाग भूमि नहीं होगी। इस संहिता के प्रदत्त परिभाषा 2 बिंदुओं का ध्यान आकर्षित करती है। पहला, वृक्षों को लगाए जाने वृक्षारोपण की रीति। दूसरा, रोपित वृक्षों की प्रजाति विशेष का न होना, अर्थात वृक्ष पपीता, अंगूर या केले का नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रजाति विशेष को हम बाग भूमि नहीं मानेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत। अब दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से कहा गया है कि प्रथम बिंदु के संदर्भ में यह आवश्यक है कि वृक्षों को इस रीति से जोत अथवा उसके भाग पर लगाया जाना चाहिए कि भूमि वृक्षों के अलावा किसी अन्य उपयोग की न रह जाए
अथवा वृक्षों के विकसित होने पर जोत का उसके समुचित भाग का उपयोग उन वृक्षों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु संभव न रह जाए। उपरोक्त मत राणा शिव अंबार सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक लिमिटेड के बाद में निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया था। उपरोक्त आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि वृक्ष जोत की सीमा मेड़ पर लगे हों तथा खेत का अधिकांश भाग मध्य भाग रिक्त हो तथा अन्य उपयोग हेतु उपलब्ध होने पर कृषि योग्य है तो वृक्षारोपण जोत का भाग भूमि नहीं बनाता। जोत भूमि में वृक्षारोपण होने पर रिक्त भूमि पर जब तक पौधे छोटे हों बरसीन व चारे हेतु फसल को बोई जाती है तो परंपरागत